जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यूएनएस मास्टर क्लास के एक नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के तहत अगर आप 2024 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, ये वीडियो आप लोग को चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट प्लस आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। अतः दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर एक नए वीडियो को आप तक आसानी से पहुंचाया जा सके। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमारा हेडिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम रियल नंबर। आप समझ रहे हैं, रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमारा जो चैप्टर है उससे हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग इसकी कैटेगरी की बात कर लेंगे कि कहाँ किस कैटेगरी का सवाल सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जिसमें अगर इंपॉर्टेंट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तुम्हें यूक्लिड भाग लेमा की सहायता से यानी यहाँ से आपको सवाल काफ़ी देखने को मिलेगा। सवाल सीधे रहेगा कि यूक्लिड भाग लेमा से मसा याद करें। दूसरा जो कैटेगरी है दोस्तों वो है परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान। तीसरा है शांत और अशांत दशमलव की पहचान। चौथा है दोस्तों दशमलव पर प्रसार को पूर्णांक और भिन्न में बदलने के लिए। इस तरीके से सवाल भी आता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से VVI रखिएगा दोस्तों, यहाँ से सवाल आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला पॉइंट है अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा। ये इससे भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। छठा पॉइंट है, कह देगा सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कह देगा कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलते हैं। और अंत में दोस्तों हम लोग इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करेंगे ताकि हम लोग इस बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो ज़रूर अपने पास कॉपी और कलम लेकर बैठे, ताकि आप जो भी चीज़ को पढ़े उसको पॉज कर करके अपने कॉपी में ज़रूर लिख दें, ताकि आपको आगे चल के पढ़ने में काफ़ी आसानी हो। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1 की। हमारा कैटेगरी नंबर 1 क्या है दोस्तों, समझिएगा। हमारा कैटेगरी नंबर 1 है यूक्लिड भाग लेमा से कहता है मौसा ज्ञात करें। तो ये होता है यूक्लिड। सबसे पहले तो सवाल यही होता है यूक्लिड भाग लेमा होता क्या है, पहले जान लीजिए दोस्तों। हम टू द पॉइंट बात करेंगे, हम अपने पॉइंट से इधर उधर बात नहीं करेंगे। हम उन्हीं चीज़ों को बताएंगे जिनका संबंध सीधे आपके बोर्ड परीक्षा से होगा। यूक्लिड भाग लेमा जो होता है वो होता है A बराबर BQ प्लस R। अब ये दिमाग में आएगा कि सर ये आया कहाँ से है, तो ये कोई नया नहीं है। ये आपका क्लास 10th या फिर आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या शेषफल, उसी का अपडेट वर्जन समझ लीजिए। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। अब आपका प्रश्न होगा कि सर ऑब्जेक्टिव कैसे सवाल मिलेंगे और सब्जेक्टिव कैसे सवाल, तो आपको यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला सवाल आपको पूछेगा यदि A बराबर BQ प्लस R दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि A का मान 72 है, B का मान 9 है, तो Q का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है। ऐसा सवाल अगर Q का मान कोटेंट पूछ रहा है, देखिए आप एकाएक डिप्रेशन में चल जाते हैं। डिप्रेशन नहीं, डिस्प्रेशन, कुछ भी नहीं जाना है आप लोग को दोस्तों। कुछ मत कीजिए, सीधे A और B दिले है ना, आपको Q निकालना है। कुछ मत कीजिए, 9 से भाग कर दीजिए। बताइए तो 9 से भाग करिए तो 9 के 12 में 72 कितना मतलब है 8। यही हो गया Q का मान, यानी ऑप्शन B इज द राइट आंसर। हमको उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है क्या आपसे कि यूक्लिड भाग लेमा से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 80 और 120 का मौसा ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है। ऐसे सवाल में आपको सबसे पहले एक साइड लिखना है 80 और एक साइड लिखना है 120। इसका आप बचपन में जिसे भाग करते थे याद है, कैसे निकालिएगा, 80 एक कम 80। अब बताइए तो 120 में से 80 क्या बचेगा, तो ये बचेगा कितना, नहीं कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 40। कितना बचेगा 40। अब बताइए 40 को इसे घेर लीजिएगा और यहाँ क्या है 80। जो टर्म यहाँ रहता है उसको उतार लेते हैं। बताइए 40 के बारे में 180 कितने मरतबे है, तो आपने कहा 2 मरतबे। जैसे ही कट गया ना तो इसका काम खत्म हो गया। अब इधर आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड भाग लेमा से। क्या लिखना है, यूक्लिड भाग लेमा से। अब ध्यान दीजिएगा, आपको तो पता है दोस्तों यूक्लिड भाग लेमा क्या होता है, पता है ना, वो क्या होता है A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। अब कुछ नहीं करना है, देखिए ये लिख दिया आपने। अब आपको करना क्या है कि हई पहिल का जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें बीच वाला को सबसे पहले, तो बीच वाला कौन है 120, यानी भाज्य को लिख दिए। अब यहाँ ये है भाजक, ये है भागफल, तो क्या लिखिएगा 80 गुने 1, 80 गुने 1 आप प्लस, बताइए तो शेषफल कितना है, तो आपने कहा सर 40 है। हो गया पहिल का काम खत्म। फिर से सुनिए, बीच वाला को बाहर, 80 गुने 1 आप प्लस कितना 40। दूसरा का में ठीक इसी प्रकार बताइए तो क्या लिखिएगा 80 बराबर, क्या लिखिएगा 80 बराबर 40 गुने 2,
40 गुने 2 प्लस बताइए शेषफल कितना है 0। जहां पर शेषफल 0 आ जाए जिससे भाग लगाने से, यही होता है आपका मौसा। तो बताइए दोस्तों आपका मौसा का मान कितना हो गया। तो आपने कहा कि सर मौसा का मान क्या हो गया 40। तो क्या हमको उम्मीद है कि आपको ये कैटेगरी नंबर 1 समझ में आ गया होगा। समझ में आया। यूक्लिड भाग लेमा से कह देगा आपको मौसा ज्ञात करने के लिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं दोस्तों हम लोग कैटेगरी नंबर 2 की ओर। क्या है कैटेगरी, इसको ध्यान दीजिएगा। हमारे पास जो दूसरा कैटेगरी है वो है परिमेय एवं अपरिमेय संख्या की पहचान। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या की आपसे पूछ रहा है, पहचान पूछ रहा है। यहाँ से आपको केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, जहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलता है। इसमें सवाल आपको सीधे दे देगा, कहेगा कौन परिमेय और कौन अपरिमेय। आपको अच्छे से पता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जान लीजिए अपरिमेय का बेहतर पहचान है बुआ रूट। क्या है, रूट। बस ध्यान रखना है कि वो रूट टूटना नहीं चाहिए। रूट आ गया समझ जाना अपरिमेय, लेकिन वो रूट टूटना चाहिए, और टूट गया तो परिमेय। देखिए जैसे अब आते हैं सवाल नंबर 1 पे, निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन सी से देखते हैं। तो ये 2 × 16 टूटेगा, तो कहोगे हाँ सर 4 के रूप में टूट गया। तो 4 दूना कितना हो गया 8, ये तो टूट गया ना, तो ई नहीं होगा। बताओ ये रूट 4 टूटेगा, तो कहोगे हाँ सर ये तो 4वां टूटेगा 2 में। 25 कितना में टूटेगा, तो 5 में। यो तो टूट गया, यो टूट गया कि नहीं, तो ये भी अपरिमेय नहीं होगा, टूटना नहीं चाहिए। बताइए रूट 5 टूटेगा का नहीं, तो यहाँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है। परिमेय मतलब परिमेय संख्या मतलब क्या, कहने का मतलब क्या है, अपरिमेय नहीं होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए। परिमेय आपसे पूछ रहा है, कह रहा है क्या निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन ए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग पॉज करके इसका आंसर अपना जरूर दिमाग में रख लेंगे। ऑप्शन ए है पाई। आपको अच्छे से पता है कि पाई एगो अपरिमेय संख्या है। कोई भी पूछेगा पाई कैसी संख्या है, तो आपको कहना है पाई एक अपरिमेय संख्या है। एकदम दिमाग में एकदम सेट रखिए। लेकिन इसी का मान क्या होता है 22/7। क्या होता है 22/7। ध्यान दीजिएगा इसी का मान होता है 22/7। कोई पूछेगा कि बताइए 22/7 को चाहिए, तो इसको कहिएगा ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, तो ये है दोस्तों परिमेय संख्या। चलिए तो ये भी अपरिमेय है। √2 + 3, अरे सर यो अपरिमेय है, कहीं रूट नहीं ना टूटेगा। तो हम कहीं है तो ठीक है ना, तो ना सर छोड़वा अगर छोड़ के साथ कौन रहेगा तो छोड़े कहलाएगा, यानी अपरिमेय के साथ कोई भी रहेगा तो वो अपरिमेय कहलाएगा। तो √2 + 3 यो अपरिमेय होगा, ये नहीं हो सर। √2/3, ए सर यो नहीं टूट रहा है, तो नहीं टूटा, ये अपरिमेय होगा सर, हमको परिमेय चाहिए। √2/3 यो नहीं टूटेगा। हम कह रहे हैं बाग बुर्बक, पहले देख ध्यान से, 2 से काटोगे तो 2 × 1 कम, 2 चौका 8। अब बताओ 1/4 हुआ ना। अब देखो तो 1 टूटेगा किस में, 1 में, 4 किस में, 2 में। बताओ तो ये टूट गया। तो इस तरीके का भी सवाल आपको देखने में मिलेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आपको सबसे दूसरा कैटेगरी क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय की पहचान कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरे कैटेगरी की ओर। तीसरा कैटेगरी हमारा रहेगा दोस्तों कि शांत और अशांत दशमलव की पहचान। ध्यान सुनिएगा, आपसे क्या रहेगा, शांत और अशांत दशमलव की पहचान। यहां से भी आपको सवाल पूछेगा। अब आपको ये बात पता है कि शांत दशमलव किसे कहते हैं, तो वैसा दशमलव प्रसार जिसमें शेषफल कुछ भी ना बचे, जिसमें शेषफल कुछ ना बचे उसको हम शांत दशमलव कहेंगे। और वैसा दशमलव प्रसार जिसमें शेषफल कुछ ना कुछ बच जाए उसको क्या कहेंगे, अशांत दशमलव। ध्यान से सुनिएगा। अब आपसे कहता है कि इसमें कौन दशमलव अशांत और कौन अशांत। तो शांत का एक ही वो पहचान है दोस्तों, अगर ऊपर कुछ हो, ऊपर मान लो P है, नीचे तुम्हारा क्या होना चाहिए पता है, 2m × 5n। मतलब समझो, यानी तुम्हारा नीचे में या तो 2 होना चाहिए नहीं तो 5। 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया तो तुम तुरंत समझ जाना कि परिमेय ये शांत नहीं है। शांत आने के लिए बताओ जल्दी से, नीचे क्या चाहिए 2 और 5। अब चलो चेक करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के लिए नीचे हमको 2 और 5 चाहिए ना। देखो यहाँ 5, चलिए ठीक है। क्या कह रहा है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ए भाई 2/5। ए सर इसका भी शांत है, नीचे 5 है सर। 1600 का जब फैक्टर करेंगे तो यो देखिए 2 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं, तो 1600 को आप तोड़ के देख लीजिए। अगर डाउट रह रहे तो तुरंत तोड़िए इधर। जब आप तोड़ते हैं 1600 को तो देखिए इधर क्या आप पाइएगा, 1600 को जैसे ही आप तोड़ते हैं तो यहाँ पे बचता है 2 से कितना 800। फिर बताइए 2 से कितना बचेगा बुआ 400। फिर बोलो 2 से 200, फिर 2 से कितना 100, फिर बताओ 2 से कितना 50, फिर 2 से 25, फिर अब फिर से 5 से ना 5 से 5 और फिर 5 से कम 5। बताओ यहाँ 2 और 5 के अलावा कुछ आया नहीं, तो यानी समझ जाओ यह शांत है। यहाँ 35 को अब तोड़ोगे, देखो इधर क्या कह रहा है 35 को जब तोड़ोगे तो क्या लिखोगे 5 × 7।
5 तो ठीक है मास्टर, शांत, ये 7 नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन मिस फॉल्ट है, यहाँ अशांत होना चाहिए था क्वेश्चन। कह रहा था कौन अशांत है, ई तो शांत है, ई भी शांत है, लेकिन हॉय सर जी शांत नहीं है, यानी ये अशांत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आते हैं दोस्तों एक नए सवाल की ओर। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? ये VVI सवाल है। शांत आपको क्या बोले, या तो आपको 2 चाहिए, नहीं तो क्या चाहिए 5। 2 और 5 के अलावा कुछ होगा तो शांत नहीं होगा। तो चलिए खोजिए। 3, ए भाई साहब ये शांत नहीं है सर। 12 सर ए यो शांत नहीं है सर। 2 और 4 ए सर, ये मेरा डाउट 2 और 5 होना चाहिए, 4 का आया सर, यो नहीं होगा। हमने कहा रुक रहे बुड़बक। 2 के पावर 3 तो ठीक है, 4 के पावर को तुम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का पावर 5। अरे 4 को तुम 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, अब ऊपर 5 रहने दो। तो अब बताओ 2 के पावर 5 दूना कितना हो गया 10, तो तैयो तो 2 रह गया ना जी, तैयो क्या रह गया 2, यानी 4 के पावर 5 को तुम 2 का पावर 10 लिख सकते हो। तो देखो नीचे खाली 2 रह गया ना, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो तुमसे समझ में आ गया। दूसरा कौन सा, तीसरा कैटेगरी का नाम क्या है कि शांत और अशांत दशमलव की पहचान। अगर आप लोग को फिर से हम कहेंगे बच्चों, अगर आपको वीडियो बेहतर लग रहा हो तो कृपया कर हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने अनेक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो को ला सकें। हम बात कर रहे हैं, अगला हमारे पास कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 4, जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसर और मसर। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि सर अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? आपने बचपन में कभी ना कभी इसको यूज़ किया है। जैसे मान लीजिए हम कह देना कि 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 16 को आप तोड़ दो, 2 से कितना होगा 8, फिर बताओ 2 से कितना होगा 4, फिर बताओ 2 से कितना होगा 2, और फिर कितना होगा 2 से कितना होगा 1। तो 16 का जब तुमने फैक्टर किया तो क्या आया बताओ, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आया ना जी, क्या गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब इसको बताओ 2 1 के जैसा है ना, तो 2 के पावर 4, तो इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब इससे देखो, इससे ऑब्जेक्टिवो पूछता है तुम्हारा और सब्जेक्टिवो पूछेगा। अब कहोगे कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, तो देखो कहता है कि 2 लगातार भाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। 2 लगातार भाज्य संख्या, ये तो सवाल तुम समझ रहे हो। 2 लगातार भाज्य संख्या समझते हो? भाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाए, उसको हम भाज्य कहेंगे। ऐसे समझो, तुमको ध्यान दीजिएगा, तुम मान लो ये तुम हो, ये कौन है तुमको तुम्हारी माँ तो प्यार करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, करती है ना। चलो तुम अपने आप को मान लो, तो ये तुम ही हो, तुम्हारा नाम अगर संटू है, क्या नाम है संटू, तो तुम भी अपने आप को पसंद करते हो। अब तुम ही बताओ, तुम्हारी माँ तुमको पसंद करती है, तुम अपने आप को पसंद करते हो, तो तुम अपने आप को ही मत समझो कि हम बहुत बड़ा अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं समझना है कि अरे हमको बहुत लोग मानते हैं, नहीं। इन दोनों के अलावा अगर किसी और ने तुमको पसंद कर लिया, समझ लो कि तुमको अच्छा मानता है, तो तब समझ जाना कि तुम भाज्य हो। अर्थात कहने का मतलब देखो, जैसे मैंने लिखा 2 से कटता है, 2 1 से भी, 2 अपने हिसाब से कटता है, 1 से भी कटता है, लेकिन इसके अलावा 2 किसी और से कटता है नहीं, तो ये भाज्य नहीं होगा। लेकिन हमने कहा 4 अपने आप से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और किससे कटेगा 2 से। तो देखो अपने आप और 1 के अलावा किसी और से कट गया, तो इसको कहेंगे भाज्य। क्या कहेंगे? भाज्य। तो क्या कर रहा है, 2 लगातार भाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? तो एक काम कीजिए, पहला भाज्य है हमारे पास 4, सबसे पहली भाज्य संख्या क्या होती है 4, सवाल आएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा 4। और एक बात बताइए, उसके बाद अगली भाज्य संख्या कौन है 6, तो 4 और 6 का मौसा निकाले, आता है ना भाग से, अभी ना सीखे यूक्लिड। 4 एक कम 4, अब बताइए 6 में से 4 गया, क्या बचेगा 2, घेर दीजिए, और यहाँ क्या है 4, बताइए 2 के बारे में 4 कितना मतलब है 2। अब बताइए ये कट गया, जहाँ कट गया हॉय जो बचा ना, यही आपका मौसा होता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपसे और क्या पूछ सकता है अभाज्य गुणनखंड से, कहेगा क्या कि 160 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। अब यो एगो बहुत बड़ा नौटंकी है, आपसे कह देगा कि 160 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या हुआ था। इससे सवाल में सबसे पहले 160 का फैक्टर कीजिए, तो 2 से कितना होगा 80, फिर बोलिए 2 से कितना होगा, जल्दी बोलना है, 2 से कितना होगा 40, फिर बोलिए 2 से कितना 20, फिर बोलिए 2 से 10, फिर 2 से 5, और 5 किससे कटेगा 1 से। अब आपसे किसका घात पूछ रहा है 2 का ना, तो देखिए 2 कै बार आयल है 1 2 3 4 5, यानी 2 का घात कितना होगा 5। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से आप घात पता कर लीजिएगा फैक्टर निकाल के। अब आपसे पूछता है, ऐसा सवाल भी आपसे खूब पूछेगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो का केवल और केवल एक ही मकसद है कि आपको आपके चैप्टर से एग्जाम के समय में ये बता देना कि किस चैप्टर से कहाँ से कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दिया हुआ है आपके पास एक प्रश्न है, PQ और P² Q² का मौसा आपसे पूछेगा। तो ऐसा सवाल कभी भी अगर आ गया ना, तो आपको डरना नहीं है,
इस स्थिति में आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर जल्दी से बताइएगा। चलिए अब हम बता दें पी क्यू और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मौसा जब भी आपसे कहे ना तो इसमें ऐसा चीज चुनिए जो दोनों में हो। बताइए दोनों में पी है, सबसे छोटका वाला चुनिए, यहाँ पी क्यू। एक काम कीजिए, इस सब टाइप के सवाल को बनाने के लिए देखिएगा क्या था आपका, एगो है पी क्यू, एगो है आपका पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये ना जी, ये ना पी क्यू और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। आप इसमें कुछ कॉमन देखिए तो ये दोनों में कॉमन क्या है, पी क्यू को कॉमन लिए तो यहाँ पी क्यू है ना जी, ये दोनों में पी क्यू है कि नहीं, तो कहोगे हाँ सर पी क्यू है, यहाँ तो पी क्यू मिल गया, यहाँ भी पी क्यू है सर। अगर निकाल लेंगे तो यहाँ एगो पी बच जाएगा और यहाँ एगो क्यू बच जाएगा। तो दोनों में जो कॉमन आ जाए ना वही तुम्हारा HCF होता है। अर्थात बताओ कोई अगर सवाल करेगा कि पी क्यू और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मौसा क्या होगा तो तुम क्या कहोगे, छोटका वाला कह देना पी क्यू हो जाएगा। चलो एक सवाल और तुमसे पूछते हैं, जल्दी से इसका आंसर तुम लोग कमेंट में, अभी वीडियो को पॉज करो, वीडियो पॉज कर लिए और इसका आंसर जल्दी से कमेंट में लिखो क्या होगा। एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मौसा क्या होगा, जल्दी से इसको कमेंट में लिखो तो आंसर पॉज करके वीडियो को रोक के कमेंट में लिखो इसका आंसर। चलिए लिख दिए चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। देखिएगा तो एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मौसा पूछ रहा है। देखिए दोनों में एक्स है क्या, हाँ सर छोटका वाला एक्स है। चलिए दोनों में वाई स्क्वायर है क्या, हाँ सर इसमें तो वाई स्क्वायर है। तो जो दोनों में होगा ना वही आपका मौसा होगा, तो एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या आपका ये आया है, अगर ये आया होगा तो बिल्कुल सही है। चलिए अब आते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव कैसा क्वेश्चन पूछता है, आपको दे देगा, कहेगा कि 12, 16 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आप मौसा और लसा ज्ञात करें। कुछ नहीं करिए, बहुत ही बच्चा लेवल का सवाल है। सबसे पहले देना है सॉल्यूशन। क्या दीजिएगा, सॉल्यूशन। 12 का अलग से फैक्टर करिए तो 2 से क्या होगा 6, फिर 2 से क्या होगा 3 और 3 से क्या होगा 1। इसी तरह आपको 16 का कर लेना है। 2 से क्या होगा 8, फिर 2 से बोलिए 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। अब बताइए दोस्तों 16 का निकालिए, इसी तरह 20 का निकालिए। 2 से निकालिएगा तो कितना होगा 10, फिर 2 से 5, फिर अब किससे 5 से 1 आया ना। अब सब का फैक्टर लिखना है आपको। बताइए 12 का फैक्टर कुछ आया है, तो 12 का है 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3। 16 का फैक्टर की अगर हम बात करें तो क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आया है। चलिए 20 का फैक्टर की बात करें तो क्या है, 2 गुने 2 गुने 5। अब आपको क्या करना है ना, आपको कॉमन चुनना है, यानी इन सब में कॉमन कौन है। तो बताइए यहाँ 2 सब में है, यहाँ 2 है तो दोस्तों, तो जब 2 सब में 2 है तो बाहर निकाल लीजिए। फिर देखिए यहाँ भी 2 है सब में, आपने कहा हाँ सर 2 तो है सर, आपको ऐसे कर लेना है। अब सबसे पहला काम आपको तो क्या चाहिए, मौसा। सबसे पहले क्या चाहिए, मौसा। मौसा का मतलब ही होता है जो कॉमन होता है। तो यहाँ कॉमन क्या है 2, यहाँ कॉमन क्या है 2। अब बताइए गुना करेंगे 2 दूना 4, मौसा निकाल लेंगे। अब आपसे कहेगा कि लौसा निकालिए, तो लौसा निकालने के लिए जो घेरे हैं ना, इसके अलावा जो बच गया उसको सबको लिखिए। क्या है बोलिए तो, 3 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 2 गुने 2 और गुने कितना 5 लिख लिए, जितना को ब्रैकेट में घेरे नहीं थे। अब आप मौसा को लिख दीजिए, मौसा यानी क्या 4। अब एक काम करिए, इसको गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पच्चीस 60, 60 चौका 240। इस तरह से आपसे कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा और मौसा निकाल लीजिएगा। देखिए यहीं से एक फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं, यानी मान लीजिए कोई पहली संख्या x है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, उनके लौसा, ध्यान से सुनिएगा, उनके लौसा और उनके मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लौसा और मौसा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 5 पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आया गया है। आप लोग बढ़िया से बस कॉपी लेके एक साथ बैठना है। देखिए अब दशमलव प्रसार को p/q के रूप में बदले, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा और सब्जेक्टिव भी इसको कैटेगरी दे दीजिए। यहाँ से सवाल बनना एकदम कंफर्म है कि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और एक तुम्हारा सब्जेक्टिव में एकदम कंफर्म रहेगा। अब कहोगे कि सर इसको बनाते कैसे हैं, तो सीखो। सबसे पहले हम तुमको ऑब्जेक्टिव लेवल की बात बताते हैं। ऑब्जेक्टिव लेवल पे कहेगा ना तुमको कि 0.1 के ऊपर रेकरिंग है, इसको कोई कहेगा कि बताओ इसको p/q के रूप में है, तो क्या करना, जिसके ऊपर रेकरिंग होगा उसको लिख देना। अब बट्टा जैगो के ऊपर रेकरिंग होगा तैगो क्या दे देना 9। तो 0.1 के ऊपर रेकरिंग था तो 1/9। चलो बताओ तो तुम लोग 0.2 के ऊपर रेकरिंग है, क्या लिखोगे,
2 10 का 10 उतर गया। अब एगो के ऊपर रेकरिंग है तो एगो 9। मान लो यहाँ 2 और 1 रहता, इन दोनों के ऊपर रेकरिंग है तो हम 2 लिखते हैं, नहीं लिखते सर 21 पूरा उतार लेते हैं। और कै गो ऊपर रेकरिंग है तो 2, तो लिखे 99। तो इस टाइप का सवाल आएगा तो तुम बना लेगा। लेकिन रुक जाओ, हड़बड़ाओ मत, लबर लबर नहीं, तुमसे एक और कैटेगरी आएगा, ध्यान से सुनो। इस दशमलव से पूर्णांक बदलने के लिए 3 गो कैटेगरी कहेगा। एगो तो तुम्हारा ऐसा सवाल दे देगा सीधा एकदम सोझे, अब तुमको कहेगा ना कि 1.2 दे ले रहेगा और कहेगा कि इस 2 के ऊपर रेकरिंग है, इसका बताइए क्या होगा। तो इसमें तुम लिख लेना जिसके ऊपर नहीं है, दशमलव के इधर वाला जो है ना उसको दे देना प्लस में, 1 प्लस दे दिए, दशमलव के इधर जो भी रहे उसको प्लस में दे देना। अब बाकी वही काम, 2 के ऊपर रेकरिंग है तो 2/9 सॉल्व करने आता है, 9 एक कम 9 और 2 कितना 11/9। ये तुम्हारा दूसरा कैटेगरी होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, दूसरा कैटेगरी में आपने क्या देखा कि अगर 1.2 के ऊपर रेकरिंग है तो दशमलव के इधर वाला को 1 प्लस और 2 के ऊपर रेकरिंग है तो 2 और कै के ऊपर रेकरिंग है एगो के तो एगो 9, 9 एक कम 9 और 2 11/9। तीसरा कैटेगरी कैसा आता है ये देखिए, इसमें कह देगा 0.23 और कह देगा खाली 3 के ऊपर रेकरिंग है, बताइए इसका क्या होगा। तो इस स्थिति में तुमको लिखना है पूरा 23, क्या लिखोगे 23 में से घटा देना जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। किसके ऊपर नहीं है 2 के ऊपर नहीं है तो लिख देना 2, घटा दिए। अब चल जाना नीचे, बताओ तो तुम हमको कै गो के ऊपर रेकरिंग है तो लिखोगे एगो के ऊपर तो एगो 9 दे देना, और कै गो के ऊपर नहीं है तो एगो के ऊपर नहीं है तो जय गो के ऊपर नहीं रहेगा तय गो 0 दे देना। तो बताओ 23 में से 2 गया क्या बचेगा 21 बटा कितना 90। ये तुमको भी आई है। चलो एक और समझाते हैं, फिर से देखो 0 पॉइंट कह रहा है 14 के ऊपर, 4 के ऊपर खाली रेकरिंग है, कोई पूछ रहा है इसको बदलिए तो हम सबसे पहले लिखेंगे 14, किसके ऊपर नहीं है 1 के ऊपर तो 1 घटा लेंगे, कै गो के ऊपर रेकरिंग है एगो के ऊपर तो 9 लिख लेंगे, और कै गो के ऊपर नहीं है तय को 0 दे देंगे। 14 में से 1 गया कितना 13/90। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बेहतरीन आपका ट्रिक है, इसको अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत समय बचने वाला है। ध्यान दीजिएगा, पहला दूसरा और ये तीसरा 3 कैटेगरी सवाल पूछता है। चलिए अब हम आते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल कह रहा है आपसे कि 0.7 के रेकरिंग को, ध्यान सुनिएगा, तो आपको क्या सवाल कर रहा है 0.7 के रेकरिंग को P/Q के रूप में बदलना है। तो तुम तो अच्छे से जानते हो इसको क्या लिखोगे, बताओ तो 7 के ऊपर रेकरिंग है तो 7 10 का 10, और कै के ऊपर रेकरिंग है एगो के ऊपर तो बट्टा 9। बताओ 7/9 कहाँ है ऑप्शन में, सर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। चलो अगला है 0.12 को आपको कह रहा है P/Q के बदलना है, बदलोगे दोनों के ऊपर रेकरिंग है ना, लिखोगे 12 और 2 के ऊपर रेकरिंग है तो क्या लिखेंगे 999 12/99। देखो तो है क्या 12/99 है, कहाँ है ऑप्शन 12/99 कहीं है नहीं, तो कहीं नहीं है तो याद रखना इसका कोई भी इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसको आप नॉन ऑफ दिस समझना। ठीक है दोस्तों, मिसप्रिंट हुआ है आप क्वेश्चन बनाने में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्या कह रहा है 1.2 के रेकरिंग को P/Q के रूप में बदलना है। चलो बदल लोगे, अभी बताए थे ना, जिस दशमलव के इधर वाला को प्लस में दे देना 1 प्लस 2 के ऊपर रेकरिंग है तो लिख देना 2, कै गो के ऊपर रेकरिंग है एगो ना तो एगो 9, सॉल्व करो 9 एक कम 9, 9 और 2 कितना हो गया 11/9। चलो देखो तो 11/9 किसका है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो अब आता है 0.23 को P/Q के बदलना है, बदल लोगे। देखो इसमें क्या है दशमलव के इधर दिले है लेकिन 1 के ऊपर रेकरिंग है एगो के ऊपर नहीं है, तो जब बताया था नहीं तीसरा कैटेगरी है लिख देना 23, जिसके ऊपर नहीं है उसको घटा लोगे तो घटाओगे कितना 2 घटा लेंगे। अब बताओ लिखेंगे 9, एगो के ऊपर था तो 9 लिख लिए, केकरा ऊपर नहीं है एगो के ऊपर नहीं है ना तो एगो 0 दे दीजिए। 23 में से 2 गया कितना बचेगा 21 बट्टा कितना 90। देखिए तो 21/90 है कहीं, चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आप लोग क्या होगा, आपका क्वेश्चन है 0.32 के ऊपर रेकरिंग है, खाली 2 के ऊपर रेकरिंग है। चलिए अब बताइए तो इसको P/Q के रूप में क्या होगा। पहले वीडियो को आप रोकिए और इसको सॉल्व कीजिए और जल्दी से देखिए 0.32 है और 2 के ऊपर रेकरिंग है, इसको आप जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और उसको कमेंट में भेजिए। तो जल्दी से भेज दीजिए, हम जरूर आपके कमेंट को देखेंगे कि किस बच्चों ने कौन सा कमेंट किया है, किसका बेहतर कमेंट है। चलिए आते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। अब देखिएगा दोस्तों, आपसे एक सवाल ये भी है, ध्यान दीजिएगा, आपसे ये पूछेगा और एक और क्वेश्चन है, जब आपको इसकी ये बन जाए तो ये आप लोग अपने से खुद ट्राई कर ले कि 0.12 का क्या होगा आंसर।
अब आते हैं दोस्तों 0.5 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है। अब कहता है क्या इसको p/q के रूप में मत ले, लेकिन अब ये सब ऑब्जेक्टिव नहीं रह गया, ये आपको सब्जेक्टिव रह गया। तो सब्जेक्टिव को एक तरीका से आप बनाइएगा। सबसे पहले ऐसे सवाल में माना कि लिखिएगा। क्या लिखिएगा? माना कि जो भी टर्म दिया है उसको x मान लीजिए। माना कि x बराबर 0.5 का रेकरिंग है ना। रेकरिंग का मतलब समझते हैं, अगर 0.2 का रेकरिंग है इसका मतलब क्या होता है 0.2222 डॉट डॉट डॉट। 0.3 के ऊपर रेकरिंग है तो क्या लिखेगा 0.33333 डॉट डॉट डॉट। तो बताइए 5 के ऊपर रेकरिंग है तो क्या लिखेंगे 0.5555 डॉट डॉट डॉट। अब आपको करना क्या है, ऐसे सवालों में ध्यान रखना है कि कै गो के ऊपर रेकरिंग है, ए गो के ऊपर। तो जब ए गो के ऊपर रेकरिंग रहेगा तो आपको लिखना है दोनों पक्षों में। क्या लिखना है? दोनों पक्षों में। ध्यान से सुनिएगा, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, 10 से क्या करने पर? गुना करने पर। फिर से सुनिएगा, अगर ए गो के ऊपर रेकरिंग रहेगा तो 10 से गुना करने पर, 2 गो के ऊपर रेकरिंग है तो 100 से गुना करने पर। अब उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। तो जब 10 से गुना करेंगे दोस्तों तो 10x हो गया यहाँ पे बराबर। यहाँ जब 10 से गुना करेंगे तो आपको हम बताएं बुआ, कभी भी दशमलव वाला कोई टर्म में अगर आप 10 से गुना करते हैं ना तो ये दशमलव अपन स्थान से घसक के एक अंक के बाद आ जाता है। तो बताइए दशमलव इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। फिर से सुनिए, अगर हम कहेंगे कि 0.222 में हम 10 से गुना करेंगे तो ये 2 कहाँ आ जाएगा? पहले आ जाएगा 2 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा है? चलिए फिर से बताइए, अगर 0.333 है और इसमें 10 से गुना किए हैं, किससे गुना किए हैं 10 से, तो बताइए क्या होगा? तो आ जाएगा 3 पहले आ जाएगा डॉट 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 3 हो जाएगा। ये रफली चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। तो जब यहाँ गुना करेंगे तो क्या आ गया 5.555 डॉट 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 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, जितना हम आपसे वो पूछे उसी का उत्तर आप हमको दीजिए। आप 10x रहने दीजिएगा, इस दशमलव के 5 जो दिया उसको 5 रहने दीजिए और दे दीजिए प्लस। क्या दे दीजिएगा? प्लस। और जितना दशमलव के इधर वाला है ना उसको उतार दीजिए 0.5555 डॉट 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 उतार दिए। अब दोस्तों आप ही बताइए, ये 10x जस का 10 है, 5 जस का 10 है, प्लस 10 का 10 है। अब बताइए ई किसका मान है? तो ये तो x का मान है तो रख दिए x। अब प्लस x को बुला लीजिए इधर, तो प्लस x 10x माइनस x बराबर 5। 10x में से x गया क्या बचेगा 9x। अब बराबर कितना है 5, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 5/9। दोस्तों क्या ये आपको समझ में आया? VBI सवाल है, यहाँ से आपको सवाल आने ही आने वाला है, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे मत रहने दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। थोड़ा पानी पी लिया जाए, एकदम बढ़िया से एग्जाम की तैयारी कीजिए आप लोग, समझे? एग्जाम को बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है, एग्जाम को हवा बना देते हैं आप लोग थोड़ा सा कुछ डर के लिए, ठीक है? बस कुछ नहीं करना है, नॉर्मली हो के आपके पास कितना दिन बचा है 40 दिन बचा है। इन 40 दिनों में आपको थोड़ा बढ़िया से भीड़ के पढ़ाई कर लेनी है। और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा नंबर कम आएगा, उससे नहीं डरना है। नंबर से आपकी योग्यता डिसाइड नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी योग्यता आपको अच्छे से पता है, बस अपने ऊपर मेहनत करना है ताकि एग्जाम बाद ये पछतावा ना हो कि हमने मेहनत नहीं किया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज की ओर, ध्यान दीजिएगा। जब हम नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अब कैटेगरी नंबर क्या आता है? तो कैटेगरी नंबर दोस्तों 6 आता है हमारे पास। आपके लिए प्योर कंटेंट यहाँ पे बनाया जा चुका है। देखिए कैटेगरी नंबर 6 क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। ये है, आपसे कहता है कि सिद्ध करे कि फलानवा एक अपरिमेय संख्या है। मतलब फलानवा करने का मतलब समझ में आ रहा है? आपको कोई एक संख्या दे देगा, कहेगा कि अपरिमेय संख्या। इसमें आपको 2 तरीका का सवाल मिलता है। पहला मिलता है आपको कि √3 एक परिमेय सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और दूसरा मिलता है सिद्ध करे कि 2 प्लस क्या कहेगा 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या। यही 2 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें ये वाला बच्चों को थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन ये काफ़ी आसान है, आपको डरना नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर ऐसे सवाल को बना देना है। ध्यान दीजिएगा। इसमें करना क्या होता है दोस्तों, आपको सबसे पहले दिया हुआ है सवाल। देखिए सवाल दिया है सिद्ध करे कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको यहाँ पे मानना होता है, आपको लिखना होगा माना कि, अपोजिट मान लीजिए, माना कि 2 प्लस √3
एक अपरिमेय संख्या। 2 प्लस रूट थ्री क्या ऐसी संख्या है? तो आपको लिखना है माना कि 2 प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या है? संख्या है जो ध्यान सुनिएगा, माना कि 2 प्लस रूट थ्री, माना कि 2 प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है जो किसके बराबर है? जो आर के बराबर है। जो आर के क्या है? वो बराबर है। ध्यान से सुनिएगा, माना कि 2 प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो कि किसके बराबर है? आर के बराबर है। ध्यान दीजिएगा सर्दी की वजह से पूरा गला जाम होने जैसा हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, माना कि 2 प्लस रूट थ्री एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है जो कि आर के बराबर है। तो अब बताइए, लिखेंगे अब ये हमने क्या मान लिया है कि जो 2 प्लस रूट थ्री है दोस्तों, ये किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर थ्री बराबर क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर थ्री बराबर आर जस का 10 प्लस 2 इधर आएगा तो क्या लिखिएगा? -2 दे दिए समीकरण एक। देखिए हम बहुत आसान तरीका आपको समझा रहे हैं। माना कि 2 प्लस रूट थ्री का अपरिमेय संख्या है जो कि आर के बराबर है। अब जो दो ले रहेगा उसको आर मान लीजिएगा। अब यहाँ रूट वाला को एक तरफ, बाकी अंक को एक तरफ, तो आर -2 हो गया। लिखना है समीकरण एक से, क्या लिखना है? समीकरण एक से यह स्पष्ट, समीकरण एक से यह स्पष्ट हो रहा है कि, ध्यान सुनिएगा, यह स्पष्ट हो रहा है कि अपरिमेय संख्या आपको पता है बुआ, अपरिमेय रूट थ्री कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है। अपरिमेय संख्या क्या बुआ बताइए? तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के क्या है? बराबर है। परिमेय संख्या के क्या है? बराबर है। ध्यान दीजिएगा, VBI आएगा सवाल, ध्यान रखिएगा। समीकरण एक से क्या स्पष्ट हो रहा है? ये रूट थ्री हमारा अपरिमेय है और ये हमारा क्या है? परिमेय। तो हम इसको देख के क्या पता कर पा रहे हैं कि हमारा अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की क्या है? बराबर है। आप ही बताइए, क्या जो कि संभव है? नहीं। आप लिखिए जो कि संभव नहीं, आपको लिखना है जो कि संभव नहीं है। अब अंत में लिख देना है अतः क्या लिखना है दोस्तों? ध्यान सुनिएगा, अतः हमारी मान्यता, अतः क्या लिखना है? अतः हमारी मान्यता, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, ये आपको लिख देना है। और अंतिम में लिखना है दोस्तों, इसलिए रूट क्या है वो? 2 प्लस रूट थ्री एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है ना, यहाँ अपरिमेय नहीं मानना है दोस्तों, यहाँ आपको परिमेय मानना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला आपको? सबसे पहले एक ऐसे सवाल में लिख रहा है, माना कि 2 प्लस रूट थ्री एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है जो कि आर के बराबर है। आप इस पूरे को परिमेय मान लिए। अब आर के बराबर है तो 2 प्लस रूट थ्री बराबर आर। यहाँ से आपने रूट थ्री का मान निकाला तो आर -2। इसको देख के क्या लग रहा है? ये अपरिमेय है और ये क्या है? परिमेय। समीकरण एक से यह स्पष्ट हो रहा है कि एक की अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के क्या है? बराबर है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता क्या हो गई? गलत साबित हुई। अतः इसलिए 2 प्लस रूट थ्री क्या है? अपरिमेय संख्या। दोस्तों ये VBI रख लीजिएगा, इस बार बोर्ड एग्जाम का ये आने वाला सवाल है। अगर ये सवाल नहीं आता है तो हम आपको यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस टाइप का सवाल आना ही आना है, आपके दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अब एक अंतिम में आता है सवाल कि सिद्ध करे कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों को सबसे ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कुछ नहीं है दोस्तों, आप अगर तैयार हैं इसको सीखने के लिए तो हम भी आपको तैयार हैं सिखाने के लिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है? सिद्ध करे कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले देना है सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या देना है? सॉल्यूशन। और माना कि, आपको सबसे पहले क्या लिखना है? माना कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखना है? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ थोड़ा ब्लरिंग हो रहा है, वेट कीजिएगा। क्या कर रहा है? माना कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट थ्री एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। आपको मान लेना है, मानिए के बनाना है बुआ। माना कि रूट थ्री क्या है? परिमेय संख्या है। तो आप एक बात बताइए, परिमेय संख्या हम किसको कहते हैं? हमने कहा था कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे ना परिमेय संख्या कहते हैं। तो हमने माना कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय कैसे मान लिया? परिमेय संख्या। तो P/Q का मान किसके बराबर होगा? रूट थ्री के। अब आपको क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करिएगा? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ध्यान सुनिएगा, दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब, ध्यान से सुनिए, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करिएगा तो यहाँ हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर। हाँ या ना? जल्दी से बताइए, होगा कि नहीं? अब आप क्या लिखिएगा?
इसको आप जब तोड़िएगा तो पी स्क्वायर बट्टा क्या लिखिएगा क्यू स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब आप दोस्तों इसको क्या करना है ना, आपको यहाँ से पी स्क्वायर रहने देना है, क्यू स्क्वायर बुद्धि से काम कीजिए। क्यू स्क्वायर को आप क्यू गुने क्यू लिख सकते हैं, और आपको ए गो क्यू रहने देना है और ए गो क्यू को यहाँ भेज देना है 3Q के बाद, भेज दिए। अब आपको हम बता दें ये जो है टर्म, ये तो दोस्तों आपका भिन्न है, ये क्या है, ये एक भिन्न है, और दूसरा ये जो तुम्हारा दिखाई दे रहा है ये एक पूर्णांक है, ये क्या है, ये एक पूर्णांक है। अब तुम ही बताओ क्या कोई भिन्न पूर्णांक के बराबर होता है, नहीं। तो लिखोगे अतः, क्या लिखोगे, अंतिम लाइन एकदम सीधे लिख देना, अतः हमारी मान्यता, क्या लिखना है, अतः हमारी मान्यता क्या हो गई, बोल तो बुआ, अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई, अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई, अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई, हो गया बुआ। इसलिए जब हमारी मान्यता गलत हो गई तो हमारा √3 एक कैसी संख्या हो गई, परिमेय माने थे लेकिन ये तो गलत हो गया, तो √3 कैसी संख्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों एकदम VBI रखिएगा, इस कैटेगरी से सवाल आना ही आना है, एकदम कंफर्म कर लीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन हो या कोई आपका सवाल सब्जेक्टिव में आना ही आना है। देखिए फिर से देखिएगा क्या कर रहा था, √3 एक अपरिमेय संख्या है, हमने क्या किया, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो P बट्टा Q का मान किसके बराबर होगा, √3 के, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ P स्क्वायर बट्टा Q स्क्वायर हो गया जी, और √3 का स्क्वायर 3। अब P स्क्वायर लिख लेना है, यहाँ Q स्क्वायर को कर देना है, ए वो Q रहने देना है, वो को करने के जो हुआ ससुराल जो घूम के आओ, यानी 3Q हो गया। अब ये तो आपका भिन्न है और ये क्या है, पूर्णांक, तो आपको आप ही बताइए क्या भिन्न पूर्णांक के बराबर होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या यहाँ से भिन्न पूर्णांक के बराबर होगा, तो आपने कहा कि नहीं होगा, तो अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रयास बेहतर लग रहा हो तो कृपया अपना फीडबैक जरूर कमेंट में दें कि कैसा आपको वीडियो लगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पूछता है एक्स्ट्रा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक्स्ट्रा। अब हमारा अंतिम समय आ चुका है, लग रहा है वीडियो का अंतिम, बहुत जल्दी हम लोग समाप्त करने वाले हैं। मुझे विश्वास है ये वीडियो के तहत आप अपने एग्जाम को एक नया रुख देने वाले हो। एक्स्ट्रा, मैंने बोला था कि अंत में हम एक्स्ट्रा बात करेंगे, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा सवाल जो VBI है जो पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, कह देगा क्या कि निम्नलिखित में कौन एक अभाज्य संख्या है, तो इस टाइप के सवाल में आपको पता होना चाहिए। अभी बताया ना, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा, ध्यान सुनिएगा, जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से ना कटे, जो किसी और से ना कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 33 तो 11 से कट जाएगा, ये नहीं होगा। 35 235 5 से कटिए जाएगा, यो नहीं होगा। 46 6 आ गया तो 2 से कट जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपसे अभाज्य संख्या क्या है, इस अभाज्य संख्या कौन है, उससे सवाल पूछेगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, इस टाइप से लैंग्वेज प्रॉब्लम पूछता है, कहता है क्या कि सभी परिमेय संख्या, ध्यान सुनिएगा, सभी परिमेय संख्या होती है। क्या सवाल है, सभी परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या। कभी कभी ऐसे पूछता है सभी प्राकृतिक संख्या होती है, तो याद रखिएगा परिमेय संख्या इज द बाप ऑफ ऑल नंबर। परिमेय संख्या सभी संख्याओं का बाप है, परिमेय प्राकृतिक संख्या ही परिमेय संख्या, ध्यान से सुनिएगा, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है, सम संख्या परिमेय। अरे आप समझ लो कि दुनिया का सब संख्या लगभग कॉम्प्लेक्स नंबर और रूट वाली संख्या को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्या सब परिमेय है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज, यानी सभी हो जाएगा। अगला सवाल आपसे ये पूछता है कि यदि कोई पूर्णांक आपको क्यू दे देगा और कहेगा इसका सम पूर्णांक क्या होगा। सम पूर्णांक समझ रहे हैं, अगर आपको क्यू देगा तो इससे पूछेगा सम पूर्णांक क्या होगा, तो आप लोग लिखना है 2Q। क्या लिखना है, 2Q। सम पूर्णांक होता है 2Q, और कोई कहेगा विषम पूर्णांक तो लिखना 2Q + 1। याद रखिएगा VBI है, अब पूर्णांक बदलते रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं। यहाँ अगर P रहेगा तो 2P, यहाँ A रहता है तो 2A, अगर यहाँ B रहता है तो 2B। दोस्तों यहाँ तक क्लियर है कि यदि, अब बताइए कोई पूर्णांक Q है तो इसका सम पूछ रहा है, तो सम क्या होगा, 2Q। कहाँ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट हमारे आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, यदि कोई पूर्णांक m है तो इसका विषम पूर्णांक क्या होगा। विषम पूछ रहा है, m है, इसका विषम पूछ रहा है। दोस्तों इसका जो भी आंसर हो उसका आप लोग कमेंट में लिखना ना भूलें। आप लोग कमेंट में आंसर लिखे, मैं कमेंट चेक करूंगा, जरूर चेक करूंगा, ताकि मैं देख सकूं कौन बच्चा ज्यादा सक्रिय है इस वीडियो के द्वारा। अतः दोस्तों मुझे विश्वास है इस वीडियो के तहत आप अपनी तैयारी को एक नया मुकाम लेके जाओगे। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों एक नए वन शॉट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।